नमस्कार जी, इसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। लॉकडाउन के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित जिन कार्मिकों का रोजगार संकट में है, उनके लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे चयनित 37 प्रकार के कार्मिकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 माह तक गेहूं उपलब्ध करवाने का फैसला किया गया है। इसके लिए आवेदन हेतु रविवार अंतिम तिथि घोषित की गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रोग्रामर गुंजन मोतियानी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन कार्मिकों का लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधों पर असर पड़ा है, उनके लिए राहत हेतु 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 माह तक गेहूं उपलब्ध करवाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए कार्मिकों द्वारा ई मित्र केंद्रों पर निःशुल्क आवेदन करवाया जा सकेगा। कार्मिकों द्वारा आवेदन के समय अपना आधार या जन आधार अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। आवेदनकर्ता न केवल ई मित्र सेंटर बल्कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर भी ई मित्र की ऐप डाउनलोड कर उसमें बताई गई प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं। योजना में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित कार्मिकों को ही सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना अनुसार हेयर सैलून में कार्य करने वाले कार्मिक, कपड़े धुलाई एवं प्रेस करने वाले कार्मिक, फुटवेयर मरम्मत पॉलिश करने वाले कार्मिक, घरों में साफ सफाई खाना बनाने वाले कार्मिक, ऐसे व्यक्ति जो चौराहों पर सामान बेचते हैं और अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर खाते हैं, ऐसे कार्मिक, रिक्शा ऑटो चलाने वाले व्यक्ति जो हैं वो पान की दुकान वाले, रेस्टोरेंट होटल में वेटर, रसोईया, रद्दी बिनने वाले व्यक्ति, भवन निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिक जो हैं, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योग में लगे हुए श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर, ठेला रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हो, धार्मिक संस्थाओं में पूजा, इबादत, कर्मकांड और धार्मिक कार्य कराने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह, निकाह और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करवाते हैं, मैरिज पैलेस, कैटरिंग में कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, सिनेमा हॉल में काम करने वाले, कोचिंग संस्थाओं की सफाई सहायक का काम करने वाले कार्मिक, विवाह समारोह आदि में बैंड ढोल बजाने वाले कार्मिक, घोड़ी वाले, गाने बजाने वाले, आभूषण चूड़ियों के काम में लगे हुए जो श्रमिक हैं, फर्नीचर के काम में लगे वाले श्रमिक, बुक बाइंडिंग वाले, प्रिंटिंग प्रेस कार्य में जो श्रमिक काम करते हैं, सभी प्रकार की रंगाई पुताई कलर आदि के काम में लगे श्रमिक, कठपुतली का खेल दिखाने वाले, ईंट भट्टों में जो श्रमिक काम करते हैं, फूल मालाओं का काम करने वाले, टायर पंचर वाले, पत्तल दोने बनाने के काम में वो जो श्रमिक काम करते हैं, घुमंतु अर्ध घुमंतु व्यक्ति, लुहार, खेल तमाशा दिखाने वाले, लोक कलाकार जो कि कालबेलिया मांगनियार हैं, कुल्ली और हमाल का जो काम करते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सहित जो अन्य कार्मिक श्रमिकों को इसमें जोड़ा गया है। सूचना के बाद कई श्रमिकों ने शनिवार को ई मित्रों पर जाकर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी करवाया। ब्यावर में शनिवार को गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले लाखीना गांव के एक व्यक्ति सहित संजय नगर में एक महिला और छोटाबास में एक किशोर को कोरोना पाया गया। तीनों पॉजिटिव मामलों में लाखीना गांव का व्यक्ति पहले से ही अजमेर जेएलएन में भर्ती था। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा पॉजिटिव मामलों से संबंधित क्षेत्रों में सर्वे कराया गया और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जुटाई गई। जानकारी के मुताबिक ब्यावर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित लाखीना गांव में 53 साल के व्यक्ति को 3 दिन पहले बुखार आया था। वह वर्तमान में गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में रहता है। पैतृक गांव लाखीना और हाउसिंग बोर्ड में व्यक्ति का आना जाना होता है। 3 दिन पहले बुखार के बाद परिजनों द्वारा व्यक्ति की पहले ब्यावर चिकित्सालय में स्वास्थ्य जांच करवाई गई, लेकिन 2 दिन बाद भी बुखार में सुधार नहीं होने पर परिजन उक्त 53 साल के व्यक्ति को अजमेर के निजी चिकित्सालय इलाज के लिए लेकर गए। निजी चिकित्सालय द्वारा शुक्रवार को जांच के दौरान एक्सरे किया गया तो शंका होने पर निजी चिकित्सालय ने मरीज को जेएलएन ले जाने की कहा। ऐसे में परिजनों ने जेएलएन में मरीज का इलाज करवाया। चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा पहले एहतियात के तौर पर कोरोना जांच की गई, जिसमें उक्त मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अजमेर जेएलएन अस्पताल में ही भर्ती होने के कारण चिकित्सकों ने कोरोना उपचार शुरू किया और संबंधित परिजनों की भी जांच की। इधर ब्यावर उपखंड में लाखीना गांव के व्यक्ति जो कि वर्तमान में गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में निवास करता है, उसको कोरोना पाए जाने पर प्रशासन द्वारा सख्ती बरती गई और संबंधित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। उधर शाम को संजय नगर में भी एक महिला के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि हुई। बताया गया कि उक्त 35 साल की महिला अपने पति के साथ शुक्रवार को ब्यावर आई थी। संजय नगर में 18 मई को सास के निधन होने के पश्चात स्वीकृति के बाद दंपति शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे थे। यह भी बताया गया कि वो जेतपुरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। यहाँ दिल्ली से आने के कारण दोनों की जांच की गई थी, जिसमें महिला पॉजिटिव पाई गई थी। इसके अलावा रेगरान मोहल्ला छोटाबास में 15 साल के किशोर को भी कोरोना हुआ। बताया जाए कि जो किशोर है अपने पिता के साथ में 2 दिन पूर्व मुंबई से ब्यावर आया था। वह मुंबई में ही अपने पिता के साथ रहता है और पढ़ाई करता है। यहाँ आने पर कोरोना जांच में किशोर की पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि ब्यावर उपखंड में शनिवार तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया। महामारी कोरोना को हराने के लिए कोरोना वॉरियर्स अपने अपने ढंग से कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में कलाकार भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
ब्यावर में भी कई कलाकारों ने अपने गीत और पेंटिंग सहित अन्य कलाओं के माध्यम से संदेश प्रसारित किए। इसी कड़ी में ब्यावर में लोकप्रिय गीतकार कोटा निवासी महेंद्र अलबेला ने भी अपने कोरोना गीत के माध्यम से आमजन को जागरूक किया है। अलबेला ने अपने गीत में ईश्वर से अरदास लगाते हुए जल्द कोरोना का खात्मा करने की प्रार्थना की है। अलबेला ने अपने गीत ओ बाबा मेरे कोरोना भगा दे रे, भारत को बचा ले रे, और इस महामारी से तुम बच जाओगे अगर अपने घर से बाहर नहीं जाओगे, गीत का गायन कर लोगों को सतर्क किया। गीत में अलबेला ने लोगों से बात मानकर कोरोना को मात देने का आह्वान किया। गौरतलब है कि कोटा निवासी महेंद्र अलबेला ब्यावर में लोकप्रिय गीतकार है, जो कि सैकड़ों बार ब्यावर के विभिन्न मंचों पर भक्ति रूपी भजनों, पुराने गीतों और गजलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। शनिवार को वार्ड नंबर 43 के एक कांग्रेस पार्षद के नेतृत्व में पानी की समस्या और क्षेत्र में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग से क्षेत्र में बंद पड़े करीब 8 हैंडपंपों की मरम्मत कर चालू करवाने की मांग की। पार्षद विक्रम सोनी ने बताया कि साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में करीब 2 सालों से 8 हैंडपंप बंद पड़े हैं, लेकिन विभाग द्वारा कभी भी उनको चालू करवाने की मंशा नहीं दिखाई दी। सोनी ने बताया कि साकेत नगर में पिछले कई दिनों से पानी के प्रेशर की समस्या बरकरार है और इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने विभाग को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसके बावजूद विभाग ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। सोनी ने क्षेत्रवासियों के साथ विभागीय अधिकारियों के समक्ष मांग उठाई कि जल्द से जल्द क्षेत्र में बंद पड़े 8 हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें चालू करवाया जाए और पानी की सप्लाई के प्रेशर को सही किया जाए। मांगे न मानने पर क्षेत्रवासियों ने कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ज्ञापन सौंपने के दौरान अनुज कुमार, लवली सेन, सुरेश सामरिया, चंद्रप्रकाश शर्मा, गिरीश महर्षि, संगीता सोनी सहित अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 43 साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड ये ऐसा क्षेत्र है जहां हर तबके के लोग रहते हैं, जहां पिछले 2 वर्षों से 8 जो हैंडपंप है उसमें पानी नहीं आ रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। दूसरी तरफ जो रूटीन में जो पानी आता है उसकी सप्लाई कभी 4 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी सुबह 9 बजे, मतलब एक निश्चित टाइम नहीं है और उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं आता है। प्रेशर नहीं आता तो पब्लिक पीने का पानी कहाँ से भरेगी? कि सुचारू से पानी दे, प्रेशर से पानी दे और जो खराब पड़े हैंडपंप है उनको तुरंत रूप से सही करा जाए, नहीं तो हम बाढ़वासियों द्वारा जन आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें एसोसिएशन पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार बैठे लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च से जून माह तक इनका मुख्य सीजन होता है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से उन्हें इस सीजन में कोई रोजगार नहीं मिल पाया। इस वजह से इस व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जीवन यापन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता या फिर ऋण उपलब्ध करवाया जाए, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को राहत मिल पाए। उन्होंने बताया कि श्रमिकों का वेतन, दुकान का किराया, बिजली का बिल, वाहनों की किस्त सहित अन्य समस्याएं उनके लिए संकट उत्पन्न कर रही है, इसलिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद करे। ज्ञापन सौंपने वालों में लेखराज, सावरलाल, बजरंग, सुनील कुमार, लादूराम, महेंद्र, सुरेंद्र, संजय सहित अन्य लोग शामिल रहे। 2 महीने के लॉकडाउन और महामारी के कारण 2 महीने से हमारा कारोबार बंद पड़ा है। एडीएम साहब से हमारा ज्ञापन दिया आज हमने, और हमारा निवेदन है कि हमें भी शादी व पार्टी में बिल्डिंग पे लाइट डेकोरेशन की व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से हमारा कारोबार की व्यवस्था कराएं। ये दुकानें खुलाने की हमें परमिशन दें। ब्यावर में शुक्रवार को जमालपुरा में एक साथ 2 पॉजिटिव मामलों के बाद हरकत में आए चिकित्सालय प्रशासन ने शनिवार को भी जमालपुरा में रैंडम सैंपलिंग करी। करीब 7 सदस्यों की टीम शनिवार को जमालपुरा पहुंची और पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों सहित अन्य लोगों की रैंडम सैंपलिंग ली गई। टीम में मौजूद विमला भाटी और पंकज सोलंकी ने बताया कि चिकित्सक के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम द्वारा हर वर्ग की जांच की गई। टीम द्वारा जमालपुरा में चाचा भतीजा के पॉजिटिव आने के बाद में उनके संपर्क में आए लोगों की पुनः जानकारी जुटाई गई। ज्ञात रहे कि जमालपुरा में बड़ी संख्या में मुंबई से श्रमिक ब्यावर पहुंचे थे। बताया गया कि मुंबई में अधिकतर जूते चप्पल का व्यवसाय करते हैं। ब्यावर आने के बाद सैंपलिंग के दौरान ही 2 मामले कोरोना के सामने आए थे। उधर लाखीना गांव से जुड़े पॉजिटिव मामले में भी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा व्यक्ति से संबंधित लोगों की जानकारी जुटाकर सैंपल एकत्रित किए गए। बताया गया कि पॉजिटिव युवक का पैतृक गांव लाखीना है और कुछ दिनों से वह गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रह रहा था। उसे 3 दिन पहले बुखार आने के बाद अजमेर इलाज के दौरान कोरोना की पुष्टि हुई। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा शनिवार को गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड में भी सैंपल लिए गए। इसके बाद संजय नगर और छोटा बास में पॉजिटिव मामला आने के बाद दोनों क्षेत्रों में भी टीम ने कोरोना सैंपलिंग की।
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 31 मई तक दी गई बिल में छूट को लेकर कई उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आ रही है। उधर विभाग का कहना है कि नियमों के तहत दी गई छूट सभी को दी गई है। जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग द्वारा निर्देश है कि 31 मई तक बिजली का बिल जमा करवाने पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद उपभोक्ताओं से बिजली के बिल पर लगा विलंब शुल्क वसूला गया। मैंने आज बिजली का बिल जमा करवाया, जिसमें कुल राशि 2423 रुपये थी, लेकिन पेनल्टी समेत 2514 रुपये काटे गए। पेनल्टी के बारे में पूछने पर मुझे कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। उधर विभाग ने ऐसे आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी उपभोक्ता का विलंब शुल्क नहीं वसूला गया। उपभोक्ताओं को 31 मई की गाइडलाइन के अनुसार 150 यूनिट उपभोग व कृषि उपभोक्ताओं को 5% और अन्य उपभोक्ताओं को 1% की छूट दी गई। साथ ही बिल राशि पर लगे विलंब शुल्क को नहीं वसूला गया। यदि किसी उपभोक्ता के साथ ऐसा हुआ है तो वो विभागीय कार्यालय पर शिकायत कर सकता है। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि बिल राशि पर दी गई छूट की राशि उपभोक्ता के अगले बिल में समाहित की जाएगी। 31 मई 2020 तक विद्युत का बिल, बिजली का बिल जमा करें एवं निगम सरकार द्वारा दिए गए लाभ का फ़ायदा उठाएं, छूट का फ़ायदा उठाएं। जो उपभोक्ता 31 मार्च तक अपने विद्युत का बिल, जो कि 22 मार्च से 31 मई तक जारी किया गया है, उसको जमा कराता है तो उसको निगम ने और सरकार ने छूट का प्रावधान रखा है। जो कृषि उपभोक्ता एवं घरेलू उपभोक्ता जिनकी उपभोग 150 यूनिट है, वो 31 मई तक अपना विद्युत का बिल जमा कराते हैं तो उनको 5% की छूट, रिबेट, विलंब शुल्क में भी राहत मिलेगी। मतलब विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा, साथ में 5% की आपको छूट भी मिलेगी। ये एग्रीकल्चर कृषि उपभोक्ता एवं 150 यूनिट वाले उपभोक्ताओं के लिए है। दूसरे कैटेगरी, अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं, अन्य श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, वो अगर अब 22 मार्च से और 31 मई तक जो बिल जमा कराएंगे, इस अवधि में जो उनके बिल इशू करेंगे, वो अगर विद्युत का बिल जमा कराते हैं तो उनको गवर्नमेंट और निगम की तरफ से 1% की रियायत छूट का प्रावधान है। अतः जो उपभोक्ता इन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं वो 31 मई तक अपना विद्युत का बिल जमा करा दें और अपने विद्युत बिल में छूट प्राप्त करें। हमें जैसे आदेश मिले वैसे हमने 31 मई 2000 तक विलंब शुल्क नहीं ले रहे हैं और जैसे भी हमें आदेश मिले उसी अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले भी आदेश मिले थे, जब भी हमने पेनल्टी शुल्क नहीं ली। 31 मई के बाद में 1 जून से पेनल्टी ली जाएगी। 31 मई तक किसी की विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसमें श्रेणी अनुसार छूट दी जाएगी, वो नेक्स्ट मंथ के बिल में समायोजित हो जाएगी। विलंब शुल्क वसूलने की शिकायतों पर शनिवार को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष ने भी आक्रोश प्रकट किया। बूजरा ने कहा कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के नाम पर विलंब शुल्क वसूला गया था, बाद में मिले निर्देश के तहत इसे हटा दिया गया। रोडवेज बस स्टैंड पर विगत कई दिनों से ठहरे पश्चिम बंगाल के करीब 20 प्रवासी आखिरकार शनिवार को अपने घर के लिए रवाना हुए। शनिवार शाम इन यात्रियों को रोडवेज की एक बस के माध्यम से अजमेर के लिए रवाना किया गया। अजमेर पहुंचने के बाद यह सभी यात्री रेल मार्ग से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। मुख्य प्रबंधक आर एस राजावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर इन प्रवासियों को अजमेर तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। इस दौरान यात्रियों के चेहरों पर अपने घर पर जाने की खुशी साफ देख रही थी। इस मौके पर पीसीसी सचिव पारस पंच और कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा प्रवासियों को खाने के पैकेट, पानी की बोतल और मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए गए। राजावत ने बताया कि गुरुवार को ब्यावर बस स्टैंड पर 4 बसों के माध्यम से 175 प्रवासी भी मुंबई से पहुंचे थे। यह सभी प्रवासी बांद्रा रेल से अजमेर आए थे। उसके बाद यात्रियों के आने और जाने को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। प्रवासियों को विदाई देने के दौरान पीसीसी सचिव पारस पंच, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा, अनिल प्रजापत, शलभ टंडन सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपखंड में कम जमीन में खेती करने वाले किसानों के लिए भी बरसात के पानी को खेतों में एकत्रित कर फसलों की सिंचाई करने के लिए शुरू की गई फार्म पाउंड योजना के तहत कृषि विभाग को लक्ष्य प्राप्त होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन उपखंड में कम भूमि के काश्तकार अपने खेतों में फार्म पाउंड बनवाने में रुझान नहीं दिखाने के कारण विभाग ने अनुदान राशि में बढ़ोतरी करते हुए आवेदन मांगे हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय की ओर से अब तक
अधिक जमीन वाले किसानों को ही फार्म पाउंड बनाने का मौका मिल रहा था, लेकिन कम भूमि वाले छोटे किसानों के लिए भी फार्म पाउंड बनाने की योजना शुरू की गई है, जहां छोटे किसानों को भी फार्म पाउंड बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से पूर्व में 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को ही फार्म पाउंड आवंटित किए जाते थे। इससे कम भूमि के हिस्सेदारों को यह सुविधा नहीं मिल रही थी। इससे पानी की कमी के चलते उनके खेत की पैदावार नहीं हो पाती थी, जिस कारण दूसरे किसानों से पिलाई किराए के लिए पानी लिया जाना पड़ता था। शहर के कृषि विस्तार कार्यालय को कच्चा फार्म पाउंड बनाने के लिए 90 व 45 प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। विभाग को फार्म पाउंड योजना के तहत मुख्यालय की ओर से लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 1200 घन मीटर का फार्म पाउंड बनाने के लिए 90 का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके लिए काश्तकार को 63,000 रुपए का अनुदान और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड के 45 के लक्ष्य पर काश्तकार को 90,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। इसके लिए काश्तकार के पास 1 बीघा भूमि होने की शर्त को हटा दिया गया है, जिससे छोटे किसानों को भी खेतों की सिंचाई करने का मौका मिलेगा। कोरोना वायरस के चलते 2 माह से शहर के जिला परिवहन कार्यालय में बंद लाइसेंस का काम फिर से शुरू किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद शुरू हुए कार्य में अब लाइसेंस बनाने के लिए सरकार की नई गाइडलाइन की पालना करनी होगी। साथ ही लॉकडाउन से पहले बुक स्टॉल वाले आवेदकों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। नई व्यवस्था में अब एक दिन में 30 लाइसेंस ही बन सकेंगे। आवेदक टेस्ट के दौरान टच स्क्रीन को नहीं छू पाएंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोरोना काल में परिवहन विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया बंद कर रखी थी। लाइसेंस बनाने और टेस्ट के लिए कंप्यूटर भी शुरू कर दिए गए। यहां से आने वाले आवेदकों को टेस्ट प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। कार्मिक आवेदक से 20 सवाल पूछेंगे, जिनमें से 12 का सही जवाब देना होगा, जिसके बाद टेस्ट में पास किया जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। गाइडलाइन के तहत कार्यालयों को कार्य समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा और शनिवार को भी लाइसेंस संबंधी कार्य होंगे। लाइसेंस कार्यालय में केवल 1 आवेदक को ही प्रवेश मिलेगा। सभी के लिए हैंड सैनिटाइजर से हाथ धुलाई की व्यवस्था और मास्क लगाना सहित सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी। चांगचिता रोड स्थित सुभाष नगर में खाली भूखंड में पड़े कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग रिहायशी इलाके में लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। आग की लपटों को देखकर वार्ड पार्षद काली बैरवा और अन्य लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान भूखंड के पास के मकानों की दीवार काफी गर्म हो गई, जिन पर दमकल ने पानी का छिड़काव कर ठंडा किया। ब्यावर में शनिवार को 3 पॉजिटिव मामलों के साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा 27 पर पहुंचा। शनिवार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा कुल 43 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, जिसमें 749 लोगों ने 14 दिन और 895 लोगों ने अपनी 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि को पूर्ण किया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा 3 पॉजिटिव मामलों के बाद शनिवार को 90 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वहीं शनिवार को 201 लोगों की जांच नेगेटिव पाई गई। ऐसे में ब्यावर में अब तक 2209 लोगों की जांच नेगेटिव आ चुकी है और 90 लोगों की जांच पेंडिंग शनिवार तक रही। बात करें क्वारंटाइन सेंटर की, तो वर्तमान में विभाग द्वारा 2 क्वारंटाइन सेंटर केशव नयन और जवाहर भवन को प्रयोग में लिया जा रहा है, जिनमें कुल 73 संदिग्धों को क्वारंटाइन किया गया है। शनिवार तक जवाहर भवन में 55 संदिग्ध भर्ती चल रहे थे। इसके अलावा केशव नयन में कुल 18 लोग क्वारंटाइन चल रहे, जिसमें 15 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शनिवार तक 56 लोग भर्ती थे और शनिवार को आइसोलेशन वार्ड से करीब 32 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पारस पंच की प्रेरणा से ब्यावर शहर में भामाशाहों द्वारा जननायक रसोई सेवा 62 दिन से अनवरत जारी है। रसोई के माध्यम से 235 खाने के पैकेट सुबह शाम वितरित किए जा रहे हैं। शनिवार को भी अमृत कौर अस्पताल बस स्टैंड परिसर में प्रवासी यात्रियों को सुबह शाम का भोजन वितरित किया गया। बस स्टैंड पर शनिवार को 25 प्रवासी यात्रियों को रास्ते का सूखा नाश्ता और भोजन पैकेट पानी की बोतल देकर पश्चिम बंगाल के लिए विदा किया गया, जिसमें से 20 प्रवासी बसों में रवाना हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पारस पंच के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा, अश्विनी प्रजापति, सेवा दल अध्यक्ष सीपी शर्मा, विजेंद्र प्रजापति, गोविंद पंडित, मेघराज बोहरा, जयनित शर्मा, सोमदेव साहू, कमलेश बोहरा, सोनी भाई, पुरुषोत्तम, सोनू चौहान, कमल मारोठिया, किशन पाराशर, मुकेश जोशी, अरविंद, चेतन भट्ट आदि ने खाने के पैकेट वितरण में विशेष योगदान दिया।